सर अगर नीट में किसी स्टूडेंट के कम नंबर आए तो उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता मल्टीपल ऑप्शंस हैं बायोलॉजी फील्ड में, लेकिन वो नीट के थ्रू नहीं, उसके लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया। है? सर ये है क्या काउंसलिंग? ऑल इंडिया लेवल पे और स्टेट लेवल पे अपनी एमबीबीएस की सीट्स चुन सकते हैं, कॉलेजेस चुन सकते हैं। क्या एक स्टूडेंट मल्टीपल काउंसलिंग में भाग ले सकता है? डिसहार्टेंड हो जाते हैं अगर उनका नंबर कम आते हैं। मेरा तो मेडिकल कॉलेज में होना बहुत मुश्किल है, फिर साथ में फैमिली का मॉरल डाउन हो जाता है, तो पहले बात तो मॉरल डाउन नहीं होना चाहिए। चॉइस फिलिंग क्या हो? लिस्ट अवेलेबल होती है, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होती हैं, आप उसकी चॉइस कर पाते हैं। क्वैक्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं और आप फंस जाते हो अगर उसमें, तो फिर ऑब्वियस बात है कि वो ऐसा कॉलेज भी आपको मिल जाता है जो रिकॉग्नाइज नहीं होता और बाद में आपका पैसा भी डूब जाता है। कौन कौन से कोटे होते हैं इसमें से? माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों के लिए भी कोटा होता है, जिसमें मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, इनके कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे किसी कॉलेज में 40%, किसी में 50% सीटें रिजर्व रहती है ओनली फॉर देयर कम्युनिटी। एमबीबीएस के लायक उसके नंबर नहीं आए तो उसके पास और क्या क्या चॉइस? नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशन की प्रोसेस भी नीट के थ्रू होती है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, इन सब की एडमिशन की प्रोसेस, इवन वेटनरी कॉलेज की भी काउंसलिंग अब नीट जिनने दिया बच्चों ने, उनको भी उसमें मौका मिलता है पार्ट लेने का डायरेक्ट। जुगाड़ चलता है क्या? मित्रों नमस्कार। द फर्स्ट टॉक में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका संबंध इस वर्ष के 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट से है। और वो सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, उनके परिवारजन, उनके मित्र, उनके माता पिता, उनके कॉलेज और उनको पढ़ाने वाले शिक्षक, अगर सबको मिला लिया जाए तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। और जो बच्चे 10th से लेकर तैयारी शुरू कर रहे हैं और सबको मिला ले तो आज का हमारा पॉडकास्ट जो है वो करोड़ों लोगों के लिए फायदेमंद है। अब आप कहेंगे अगर ऐसा है क्या, तो मित्रों आज हम बात करने वाले हैं भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कठिन और सबसे प्रतिष्ठापूर्ण एग्जाम्स की, नीट और JEE की। काउंसलिंग होती है, एग्जामिनेशन होते हैं, एडमिशन्स होते हैं और इस सब प्रक्रिया में लोग अज्ञानता के कारण परेशान होते रहते हैं। तो आज इसी अज्ञानता को खत्म करने के लिए, आपके बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्नों को विशेषज्ञ से जानकारी लेने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है भूपेश टंडन साहब को। टंडन साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। टंडन साहब शिक्षाविद हैं, बहुत लंबे समय तक आपने शिक्षा और कंप्यूटर के क्षेत्र में काम किया है और अब काउंसलिंग करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो काउंसलिंग नहीं करते जो व्यावसायिक लोग करते हैं। आपके द्वारा जो काउंसलिंग की जाती है, ऐसा लगता है कि बच्चों के हित में किए जाने वाला एक अच्छा काम है, उन परिवारों के लिए हित में किया जाने वाला कार्य है जो परेशान होते रहते थे। इसलिए आज हम बहुत छोटी छोटी सी बातों को आपसे करेंगे। टंडन साहब ये बताइए कि ये नीट और JEE ये एग्ज़ाम हैं क्या? सर बेसिकली नीट जो एग्ज़ाम है वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कहलाया जाता है। ये सेंट्रल बॉडी एक बनाई गई है जो एमबीबीएस, इनिशियली तो इसका जो मकसद था कि जो एमबीबीएस के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते थे वो एक ही बॉडी का उसको कराए और उसमें हर स्टेट के बच्चे पार्ट ले पाएँ एक ही एग्ज़ाम के थ्रू। सर ये बताइए कि बच्चा 10th क्लास से तैयारी तो शुरू कर देता है, एग्ज़ाम भी दे देता है जी और 25 लाख बच्चों में उसका नंबर होता है। बिल्कुल। तो सर ये क्या होता है, एग्ज़ाम के रिजल्ट आ गए जी तो ये रैंकिंग क्या कहलाती है? सर जब इनिशियली जो रिज़ल्ट आता है अपना नीट का, वो बेसिकली ऑल इंडिया रैंकिंग कहलाती है। उसमें ऑल इंडिया के जितने भी बच्चे होते हैं वो पार्ट लेते हैं। पार्ट लेने के बाद उनके जो मार्क्स आते हैं और मार्क्स के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से जो कट ऑफ बनता है, उस हिसाब से रैंकिंग बच्चों की टोटल
जनरेट होती है, किसी की 1 नंबर रैंकिंग होती है, किसी की 1.5 लाख रैंकिंग होती है, किसी की 50,000 रैंकिंग होती है। तो ये इनिशियली जो एग्ज़ाम होता है वो ऑल इंडिया रैंकिंग कहलाता है। बाद में जाकर के जब बच्चा अपने स्टेट पे काउंसलिंग में पार्ट लेता है तो फिर रैंकिंग का सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो सर ये बताइए कि बच्चे के पास होने पर रैंकिंग है, या अगर कोई बच्चा असफल हो गया तो वो भी रैंकिंग में होता है? देखिए, असफल नाम का शब्द तो नीट में नहीं है। मार्क्स तो सबको मिलते हैं, किसी को 2 नंबर मिलेंगे, किसी को माइनस में भी मिलेगा। रैंकिंग सबकी जनरेट होती है, लेकिन कट ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जनरल का जो कट ऑफ है ऑल इंडिया में वो 530 है या 540 है या 280 पे हम इसको कट ऑफ कर देंगे। जैसे अभी अपन ने देखा होगा कि पीजी नीट पीजी के जो एंट्रेंस हुआ था उसके बाद जो काउंसलिंग चली तो उसमें माइनस में भी लोग चले गए। तो रैंकिंग सबको डिवाइड होती है, लेकिन एक कट ऑफ में जाकर के जो कट ऑफ से बाहर बच्चा होता है वो पार्ट नहीं ले पाएगा। सर ये बताइए कि रैंकिंग आ गई, बच्चे के एग्जाम हो गए, उसको नंबर भी मिल गए, उसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है वो कहलाती है काउंसलिंग। सर ये है क्या काउंसलिंग? काउंसलिंग बेसिकली सर जो बच्चे नीट में पार्ट लेते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि आप ऑल इंडिया लेवल पे और स्टेट लेवल पे अपनी एमबीबीएस की सीट्स चुन सकते हैं, कॉलेजेस चुन सकते हैं, जिसमें 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटे की होती हैं। मतलब इसका ये है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस सारे स्टेट्स में हैं उनकी 15% सीटें वो हमको देंगे टू बी फिल्ड बाय ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, एंड 85% जो सीट्स होंगी वो स्टेट अपने पास रखेगा और अपने लेवल पे काउंसलिंग करके उसको बच्चों की मदद से फिल कराया जाएगा। पहले ये काउंसलिंग कॉलेज लेवल पे होती थी, अलग अलग जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते थे वहाँ पे स्टूडेंट जाता था रिजल्ट मिलने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता था, ऑनलाइन एक ब्लैक बोर्ड होता था जिसमें कट ऑफ के साथ साथ और बची हुई सीटें दर्शाई जाती थी। पेरेंट्स बैठे रहते थे 5-5 दिन और जिसको मिलता था वो खुशी खुशी जाता था, जिसको नहीं मिलता था वो वापस लौट के आता था। पर आज की स्थिति में ये हो गया है कि सारी काउंसलिंग आप घर बैठे या किसी भी विद्वान जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा हो उसके थ्रू जा करके आप करवा सकते हो और अपनी चॉइस दे सकते हो। सर पहले सुना था कि धांधली भी बहुत होती, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में आके लिख के गए हैं, फिर आके मिटा के फिर कुछ लिख गए, तो कई सारी सीटों को रोक लिया जाता था। तो क्या ये जो नई प्रोसेस है काउंसलिंग की, इससे ये धांधलियां खत्म हुई हैं क्या? जी, बिल्कुल। अभी जो प्रोसेस चालू हुआ है और ख़ास तौर पे कोविड के पहले जो काउंसलिंग की प्रोसेस हुई थी और जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपनी नज़र रखनी शुरू की है, तब से यह काउंसलिंग पारदर्शी हो गई है और बहुत ही सेफ एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में होती है। इसमें किसी भी प्रकार की धांधली होने के चांसेस नहीं है। सर बच्चे ने एग्जाम दिया और उसके नंबर भी आ गए, ऑल इंडिया रैंक भी आ गई, और उसके बाद क्या फिर काउंसलिंग में जाना होता है? हाँ जी, नीट रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद लगभग 5 से 10 दिन के अंदर ही ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होता है, जो कि मॉनिटर्ड होता है बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीसी के द्वारा। जो वो पर्टिकुलर काउंसलिंग शेड्यूल डिक्लेयर करते हैं कि हम पहले इस ऑल इंडिया कोटे की पहले काउंसलिंग चालू होगी और स्टेट गवर्नमेंट्स इस तारीख से अपना पहले राउंड की काउंसलिंग चालू करेंगे, उसको सबको पालन करना होता है। तो काउंसलिंग में पार्ट लेना ज़रूरी है, बिना काउंसलिंग में पार्ट लिए किसी भी बच्चे को मेडिकल में सीट नहीं मिलेगी। सर ये काउंसलिंग होती क्या है? काउंसलिंग एक प्रक्रिया है, जिसमें आपको अपने सारे एजुकेशनल डिटेल्स, अपना रिकॉर्ड, अपने नाम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब फ़ीड कर देने के बाद आपका एक आपके सामने एक चॉइसेस आती हैं कॉलेजेस की कि इस जबलपुर शहर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया या दिल्ली का एम्स हो गया या भोपाल का एम्स हो गया, इंदौर में हो गया या रायपुर एम्स हो गया। आपको कॉलेजेस चुनने के लिए एक ही जगह पे सारे कॉलेजेस की चॉइस मिल जाती है और बच्चा अपने घर पे बैठ के अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से काउंसलिंग में पार्ट ले पाता है और कॉलेज चुन पाता है उसमें। तो काउंसलिंग मतलब ये है कि बच्चा अपने खुद के लेवल पर अपने घर के में बैठ के कॉलेजेस की चॉइस
कर पाता है और देख पाता है कि कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है एमबीबीएस के लिए। जो दो प्रकार से काम करता है, एक तो बच्चे को श्योरिटी रहती है कि ये कॉलेज लिस्ट में है और यही जेन्युइन कॉलेज है, दूसरा फर्जीवाड़ा नहीं हो पाता। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि बच्चे तो हर स्टूडेंट, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में मिले, तो उसके नंबर के हिसाब से क्या उसे पता चलता है कि पिछले बार कट ऑफ क्या थी या इस बार क्या हो सकती बिल्कुल, हर हर स्टेट और ऑल इंडिया काउंसलिंग की वेबसाइट है, जिसमें लास्ट टू लास्ट ईयर या पिछले 5 साल के कॉलेजेस जो काउंसलिंग हुई है, उसका स्टार्टिंग का रैंकिंग कितनी गई थी और लास्ट कट ऑफ कितना गया था, उसकी एक लिस्ट पब्लिश होती है, जिसको बैठ के स्टडी करना पड़ता है और उसके बाद आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में, इस कैटेगरी में इस बच्चे का रैंक था, उसको ये मिला था और लास्ट रैंकिंग जो कट ऑफ गया वो इस रैंक वाले बच्चे का गया है। तो ऑब्वियस बात है कि बच्चे को स्टडी थोड़ा करना पड़ेगा, पिछले जो रिजल्ट्स हैं, जो काउंसलिंग की लिस्ट पब्लिश की गई है, उसको स्टडी करे और उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करे। है? टंडन साहब, एक जो बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, जुगाड़ चलता है क्या? नहीं सर, जुगाड़ नहीं चलता है। जुगाड़ नहीं चलता है क्योंकि ये एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, ऑनलाइन होता है। सेंट्रल जो एजेंसी है जो काउंसलिंग और नीट के एग्ज़ाम को मॉनिटर करती है, वो इसको ऊपर नज़र रखती है। लास्ट राउंड तक सारा कुछ ऑनलाइन होता है। ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जहाँ पे ये बोला जाए कि अब आप हमारे पास परसों आइएगा, सीट खाली होगी तो हम आपको अलॉट कर देंगे। बच्चे को ऑनलाइन प्रोसेस में ही पार्ट लेना पड़ेगा, मॉप अप राउंड तक पार्ट लेना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी सीट नहीं मिलती तो उसको नेक्स्ट ईयर ट्राई करना चाहिए। चॉइस फिलिंग क्या होती है? चॉइस फिलिंग जैसे मैंने पहले कहा था कि आपके शहर में, आपके राज्य में, अगर आप राज्य लेवल पे काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हो तो कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट मेडिकल हैं, कितने गवर्नमेंट मेडिकल हैं, उसमें से कितने एमबीबीएस के हैं और कितने बीडीएस के कॉलेजेस हैं। एक तो उसकी आपको ऑथेंटिक और लिस्ट अवेलेबल होती है, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होती हैं, आप उसकी चॉइस कर पाते हैं। दूसरा, सेंट्रल जब आप काउंसलिंग में अगर पार्ट लेते हैं तो उसमें ऑल इंडिया की कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट के हैं और कितने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑथराइज्ड हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय द सेंट्रल बोर्ड, जो नीट के लिए या एमबीबीएस के लिए जो रिकग्निशन देती हैं। तो बच्चों को उससे ये आइडिया हो जाता है कि भाई पूरे हिंदुस्तान में 150 से 200 कॉलेजेस हैं जो डीम्ड हैं या प्राइवेट हैं मिला के, और इतने कॉलेजेस गवर्नमेंट के हैं। तो उनको सीट्स का अवेलेबिलिटी पता होती है कि मेरे पास अब टोटल 50 या 70 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो इनमें अगर 15% सीट भी हैं तो मेरी नंबर इसमें आना चाहिए। तो बच्चों को ये आइडिया हो जाता है कि कौन कौन सा कॉलेज जेन्युइन है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो बाद में, जिसको आज जैसा आपने पहले जिक्र किया था कि यह धांधली हो सकती है, तो धांधली ऐसे होती है कि कुछ लोग इस चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और जिसको कहते हैं कि जो इस फील्ड के अंदर क्वैक्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं और आप फंस जाते हो अगर उसमें, तो फिर ऑब्वियस बात है कि वो ऐसा कॉलेज भी आपको मिल जाता है जो रिकॉग्नाइज नहीं होता और बाद में आपका पैसा भी डूब जाता है। चॉइस फिलिंग और जो प्रेफरेंशियल लिस्ट बनाई जाती है, उसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण बातों का क्या ध्यान रखना चाहिए? सर, चॉइस फिलिंग करते समय सबसे पहले आपका ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है वो आपको ध्यान रखना होता है, और ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ साथ जो उसकी वेबसाइट है काउंसलिंग की, उसमें पिछले कई 3-4 सालों का रिजल्ट डिक्लेयर्ड अपलोडेड होता है अलॉटमेंट लिस्ट का, जिसमें किस कॉलेज की स्टार्टिंग कट ऑफ कितना था और लास्ट राउंड का कट ऑफ कितना गया है, कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया रहता है, तो उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट में भी आपको आपकी रैंकिंग का पता होना चाहिए। दूसरा, उसमें भी कट ऑफ हर कॉलेज का अलग अलग जाता है, तो इन 3 मुख्य बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है इसमें। सर, बच्चे 3 प्रमुख गलतियां क्या कर देते हैं? सबसे पहले कि रिजल्ट आते ही वो डिसहार्टेंड हो जाते हैं अगर उनका नंबर कम आते हैं, या ऑल इंडिया रैंकिंग देखते हैं कि मेरी 1,15,000 रैंकिंग है, मेरा तो मेडिकल कॉलेज में होना बहुत मुश्किल है, और मॉरल डाउन हो जाता है, फिर साथ में फैमिली का मॉरल डाउन हो जाता है। तो पहले बात तो मॉरल डाउन नहीं होना चाहिए। आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपीयर हो रहे हैं, आप बिल्कुल करिए उसकी तैयारी, लेकिन काउंसलिंग में पार्ट लीजिए, क्योंकि हर रैंकिंग का स्टेट लेवल पे जाके रैंक बदल जाता है।
पता चला आप ऑल इंडिया में 1 लाख हैं तो स्टेट में आप 20,000 पे आ गए। सर ऑल इंडिया कोटा क्या होता है और स्टेट कोटा क्या होता सर जैसे पहले ही मैंने बताया था कि जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हर स्टेट के, वो अपनी 15% सीटें सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं टू बी फिल्ड बाय ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, तो वो ऑल इंडिया कोटा कहलाता है। और जो बाकी बचा कोटा है, जिसे 85% कोटा कहते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है, जिसमें वो अपने स्टेट के बच्चों को काउंसलिंग में पार्ट लेने की सुविधा देते हैं, कॉलेजेस की सुविधा देते हैं है? सर एम्स में एडमिशन कैसे होता थ्रू सेंट्रल काउंसलिंग, और उसकी पूरी 100% सीटें सेंट्रल काउंसलिंग से ही भरी जाती हैं। है जी? इसी प्रकार से एक आपने सुना होगा एम्स है, फिर आपने एएफएमसी सुना होगा वर्ड, फिर ईएसआईसी सुना होगा जिसको कहते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इनके भी खुद के कुछ मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जिसमें वो उन्हीं बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं जिनका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में इंश्योरेंस होता है। तो वो ऐसे पेरेंट्स के बच्चे उस काउंसलिंग में पार्ट ले पाते हैं, और उनकी फीस भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस होती है उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन प्राइवेट से काफ़ी कम होती है। तो अपॉर्चुनिटी ये भी है उनके पास कि वो देख सकते कि क्या उनके पेरेंट्स के पास ईएसआईसी कार्ड है, अगर है तो वो कार्ड लगा करके उसमें पार्ट ले सकते हैं। सर ये बताइए कि क्या एक स्टूडेंट मल्टीपल काउंसलिंग में भाग ले सकता है? एक स्टूडेंट मल्टीपल काउंसलिंग में पार्ट ले सकता है, अलग अलग स्टेट्स में पार्ट ले सकता है। सबसे पहले वो ऑल इंडिया में पार्ट ले सकता है, जिसमें उसके पास 15% सीटें होती हैं हर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की पूरी 100% सीटें होती हैं। दूसरा उसके पास ऑप्शन होता है अपने स्टेट पे पार्ट लेने के लिए, जिसका वो डोमिसाइल है, जहाँ पे उसके पास 85% सीटों के लिए मौका होता है। 2 कैटेगरी के हिसाब से चेंज होगा। और चौथा, हर स्टेट की काउंसलिंग में वो पार्ट ले सकता है, लेकिन एज एन अदर स्टेट कैंडिडेट वहाँ पे कैटेगरी काम नहीं आती। वहाँ पे आपका जो कैंडिडेट की कैटेगरी होती है वो जनरल हो जाती है जी। तो पार्ट तो वो मल्टीपल स्टेट्स की काउंसलिंग में ले सकता है। यदि स्टूडेंट ने नीट का एग्जाम दिया है और एमबीबीएस के लायक उसके नंबर नहीं आए हैं, तो उसके पास और क्या क्या चॉइसेस? देखिए, नीट का एग्ज़ाम पहले तो सिर्फ एमबीबीएस वालों के लिए रिजर्व होता था कि उसमें सिर्फ एमबीबीएस की ही सीटें भरी जाएंगी। धीरे धीरे टाइम जैसे से चेंज होता गया, लॉज चेंज होते गए, तो अब नीट का एग्ज़ाम के थ्रू नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशन की प्रोसेस भी नीट के थ्रू होती है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, इन सब की एडमिशन की प्रोसेस, इवन वेटनरी कॉलेज की भी काउंसलिंग अब नीट जिनने दिया बच्चों ने, उनको भी उसमें मौका मिलता है पार्ट लेने का डायरेक्ट। क्या बीडीएस में जो एडमिशन लेते हैं उनको भी नीट देना जरूरी है? नीट सभी के लिए ज़रूरी है जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एमबीबीएस, बीडीएस, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। नीट सबके लिए ज़रूरी है देना। सर आयुर्वेद और जो आयुष है इसकी काउंसलिंग कैसे होती है? सर एक बार नीट एग्ज़ाम दे देने के बाद हर स्टेट अपने लेवल पे काउंसलिंग करता है, और इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है उसमें भी कुछ सीटें गवर्नमेंट की, जो स्टेट गवर्नमेंट के आयुष के कॉलेजेस होते हैं जिसमें होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक आते हैं, उनकी 15% सीटें जाती हैं, तो वो उसके थ्रू भी पार्ट ले सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग के थ्रू भी पार्ट ले सकते हैं। सर अगर नीट में किसी स्टूडेंट के कम नंबर आए हैं तो उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं? अगर वो बच्चा दोबारा नीट नहीं देना चाहता है, और नीट देना भी चाहता है लेकिन वो उसके साथ साथ मल्टीपल ऑप्शंस लेना चाहता है, तो सर ऑब्वियस उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं बायोलॉजी फील्ड में, लेकिन वो नीट के थ्रू नहीं, उसके लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या आपका और भी अलग अलग फील्ड हैं जहाँ पे बायोलॉजी वालों के लिए कैरियर होता है, तो वहाँ पे वो ट्राई कर सकते हैं। सर वो विद्यार्थी जिनके पास तो बहुत सारे नंबर हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो विद्यार्थी जो लो मार्क्स की लिस्ट में होते हैं, एमबीबीएस में उनका एडमिशन नहीं हो सकता है, तो उनके लिए और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं सर? सर जिन लोगों का नीट में एग्ज़ाम दिया लेकिन मार्क्स कम है और कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, और वो सिर्फ एमबीबीएस या बीडीएस ही बनना चाहते हैं, होम्योपैथिक नहीं करना चाहते या आयुर्वेदिक नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में है, रेडियोलॉजी में है, एमएलटी फील्ड है, एमएलटी का कोर्स होता है, उसमें भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी ये जो नीट के बिना भी दिया जा सकता है,
और उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। आजकल पैथोलॉजी का हो जाता है अलग से कोर्स, तो उसमें भी जा सकते हैं ये। सर आर्म फोर्सेस में भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं हाँ। जो AFMC कहलाते हैं, तो उनकी काउंसलिंग कैसे होती ऑल इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो स्टेट के हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे डिफेंस पर्सनल्स के हों, उनकी नीट क्लियर्ड स्टूडेंट्स होना ज़रूरी है। AFMC क्या करता है कि जो नीट क्लियर्ड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए अलग से फिर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलता है कि जो AFMC में आना चाहते हैं आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में, तो उसके लिए उनको पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, फिर उनका अपना खुद का एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसको आपको करना पड़ेगा। है? तो उसकी कट ऑफ क्या बहुत हाई होती है? जी, उसकी कट ऑफ करीब 580 से 630 के बीच में जाती है। टंडन साहब ये बताइए कि काउंसलिंग की फीस क्या होती है? सर काउंसलिंग जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके 5 से 10 दिन के अंदर काउंसलिंग का एक शेड्यूल डिक्लेयर करा जाता है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग से डेट रहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट्स। स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन से पहले सेंट्रल की रजिस्ट्रेशन डेट रहती है। इसमें अगर अपन सेंट्रल काउंसलिंग की बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रुपये जो नॉन रिफंडेबल होता है, और 5,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है फॉर SC ST एंड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, विच इज़ एडजस्टेबल एज वेल एज रिफंडेबल। एडजस्टेबल कि अगर बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो 5,000 रुपये उसकी फीस में एडजस्ट हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर रिफंड मिलता है उसको। सिमिलरली फॉर जनरल कैंडिडेट सेंट्रल काउंसलिंग में 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहती है जो नॉन रिफंडेबल रहती है, और 10,000 रुपये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर चुनते हैं उनकी फीस में एडजस्ट हो जाता है। पर अगर वही कैंडिडेट सेंट्रल काउंसलिंग में अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज चुनता है तो उसको 2 लाख रुपए अलग से फीस देनी पड़ती है सेंट्रल काउंसलिंग में। अगर वो स्टेट काउंसलिंग में जाता है तो हर स्टेट का सर SC ST OBC का यही क्राइटेरिया रहता है, 500 और 5,000 रुपये, 1,000 और 10,000 रुपये। लेकिन अगर वो प्राइवेट कॉलेजेस चुनना चाहता है, अपनी काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहता है, तो उसके लिए कोई स्टेट जैसे MP स्टेट पहले तो 1 लाख रुपए जमा कराती थी, पर आजकल उनने पिछले साल से उनने एक रिलैक्सेशन दे दिया कि आप पहले चॉइस फिलिंग कर लीजिए, जब आपको कॉलेज मिलेगा तो आप फीस 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए तब जमा कर दीजिएगा। सर प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसमें भी SC ST OBC या कोई कोटा होता है क्या? देखिए प्राइवेट कॉलेजेस स्टेट में होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो काउंसलिंग का रूल होता है जिसमें कैटेगरी होती है उसके अधीन किया जाता है, उसमें SC ST OBC का कोटा होता है। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कोटा नहीं होता है, क्योंकि दे आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। उनको पूरा यूनिवर्सिटी का ओहदा नहीं मिला, उन्होंने अप्लाई कर रखा है, आगे चल के वो यूनिवर्सिटी बन सकती हैं, लेकिन उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसा रूल है उसके हिसाब से वो लोग SC ST कोटा के हिसाब से नहीं होता, उनके यहाँ सब एक समान होते हैं, फीस भी सबकी एक जैसी होती है। सर सामान्य तौर पर निजी कॉलेजेस जो होते हैं जी, उनकी फीस कितनी होती है और कैसी होती है? ये डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में है और लास्ट ईयर उनकी कितनी फ़ीस थी, जिसकी अगर मान लेते हैं कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने MP में अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है MBBS का और उसकी अगर पिछले साल 11 लाख रुपए फ़ीस थी पर ईयर, तो उस पर 10% इंक्रीज़ होकर नेक्स्ट ईयर जो एडमिशन मिलता है उसको वो 10% इंक्रीज़ होकर के उतनी फ़ीस डिसाइड की जाती है। ऐसे ही डीम्ड की भी होती है, जैसे पिछले साल अगर अपन वर्धा की बात करते हैं तो उसकी फ़ीस करीब 24 से 25 लाख रुपए थी। इस साल 10% बढ़ जाएगी वो, तो 27 लाख या 27,50,000 हो जाएगी। उतनी फ़ीस आपको हर साल देनी पड़ेगी 5 साल तक, एक बार फिक्स हो जाएगी। जैसे आपने इस साल एडमिशन बच्चे ने लिया तो वो 5 साल तक का एक स्लॉट बन जाता है, उस स्लॉट में वो फिक्स हो जाता है। फिर जब नेक्स्ट ईयर आएगा और उसमें जो बच्चे एडमिशन लेंगे वो 10% इंक्रीज़ करके फीस जमा करेंगे। सर कोटे होते हैं अलग अलग, कौन कौन से कोटे होते हैं इसमें सर? सर डिफेंस कोटा होता है, फ्रीडम फाइटर कोटा होता है, फिर SC ST OBC जनरल EWS और हैंडीकैप कोटा, ऐसे बहुत सारे कोटा, ऐसे ESIC कोटा भी हो गया आपका। फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों के लिए भी कोटा होता है जिसमें मुस्लिम, जैन, सिख
ईसाई, इनके कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे किसी कॉलेज में 40%, किसी में 50% सीटें रिजर्व रहती है ओनली फॉर देयर कम्युनिटी। तो कोटास तो बहुत सारे होते हैं, इसमें डिपेंड करता है कि बच्चा किस कैटेगरी में फॉल करता है। मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस कोटा जो है उसकी फीस सारी गवर्नमेंट पे करती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं सर, ईडब्ल्यूएस नहीं होता, उसको कहते हैं मेधावी छात्र योजना। गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, शिवराज सिंह जी जब थे मुख्यमंत्री तो उनने उस समय लॉन्च की थी ये स्कीम, जिसमें कोई भी बच्चा एमपी बोर्ड से अगर पढ़ा है उस समय, अभी क्राइटेरिया चेंज हो गया है, अब 75% एमपी बोर्ड के बच्चे के अगर आए हैं और उसकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो वो मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत आएगा, भले ही वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो या जनरल ईडब्ल्यूएस का हो, उसको फीस सरकार पे करती है। लेकिन उसके लिए उसको जो सरकार के रूल्स हैं, जो बॉन्ड है वो बनना पड़ता है, और अगर वो उसका पालन नहीं करता तो उसका पेमेंट करना पड़ता है उनको रिटर्न में। सर, काउंसलिंग की डेट होती है, यदि कोई स्टूडेंट डेट मिस कर जाए, उस समय तक फॉर्म ना भरे, तो क्या होगा? देखिए सर, मैं हर स्टेट में और हर का अलग अलग रूल होता है, अलग अलग टाइम टेबल आता है। दो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो टाइम टेबल होते हैं वो सारा सेंट्रल द्वारा डिसाइडेड रहता है, उसका प्रॉपर पब्लिकेशन एक ही बार होता है, जिसमें बोलते हैं कि सेंट्रल काउंसलिंग इस तारीख से चालू होगी और इसके 2-3 दिन बाद स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग चालू होगी, जो कि सभी स्टेट्स का उसमें दिया रहता है, उनको उसी डेट पे काउंसलिंग करना पड़ती है। अब हम आते हैं कि आपका जो सवाल था कि क्या बच्चे को रजिस्ट्रेशन अगर पहली बार नहीं करता है तो क्या होगा। अगर वह सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग में पार्ट ले रहा है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग में, जिसमें 15% सीट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो उसको सेकेंड राउंड में भी मौका मिलता है रजिस्ट्रेशन करने का, थर्ड में भी मौका मिलता है रजिस्ट्रेशन करने का। लेकिन एमपी गवर्नमेंट में अभी तक जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, जिसने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है वो लास्ट तक करता है। मॉपअप राउंड में वो बच्चे भी पार्ट ले पाते हैं जिनने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया और काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया था, क्योंकि जिन बच्चों ने मेडिकल के लिए एमपी में रजिस्ट्रेशन पहले राउंड में नहीं किया होता, उनको सेकेंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन का नहीं मिलता है और थर्ड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन का नहीं मिलता है। यदि काउंसलिंग के दौरान आपने जो कॉलेजों की चॉइस फिल की थी, क्या इसे परिवर्तित या बदला जा सकता है? सर, हर काउंसलिंग के प्रोसेस में एक लॉकिंग टाइम होता है। आप उससे पहले, लॉकिंग करने से पहले आप अपनी चॉइस फिलिंग में मल्टीपल टाइम्स चेंजेस कर पाते हैं, लेकिन एक बार आपने अगर लॉक कर दिया तो फिर आप उस काउंसलिंग या उस पर्टिकुलर चॉइस को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको हर स्टेट की काउंसलिंग में अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, अलग-अलग पैसे जमा करने पड़ते हैं, कि एक बार काउंसलिंग में पैसे आपने जमा कर दिए और फीस जमा कर दी, तो हर स्टेट के लिए मान्य होती है? इस पे मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि नीट दे दिया आपने, नीट देने के बाद आपको लगता है कि मैंने अगर सिर्फ सेंट्रल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर लिया तो मैं स्टेट काउंसलिंग में भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। आपको हर स्टेट का अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप अपनी खुद की स्टेट में करते हो तो जैसा मैंने पहले कहा था कि आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। जैसे एमपी में करते हैं तो 5,000 रुपये एससी एसटी को, 10,000 रुपये जनरल को, और लास्ट टू लास्ट ईयर तक तो एमपी काउंसलिंग में बच्चों से चॉइस फिलिंग के समय अगर उसने प्राइवेट कॉलेज भी चुन लिया तो उसको 1 लाख रुपए इनिशियली डिपॉजिट करना पड़ता था, और सेंट्रल में जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वो डीम्ड कॉलेज चुनता है तो 2 लाख भी देना पड़ता है उसको। ऐसे ही उसको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उस स्टेट की जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, क्योंकि आप उस स्टेट में अदर स्टेट कैंडिडेट होंगे, तो वहाँ पे आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको जो जनरल कैटेगरी की फ़ीस होगी 2 लाख, कहीं पे 2 लाख देना पड़ता है सर अगर प्राइवेट कॉलेज में बच्चा जाता है, और कहीं पे उसको 1 लाख देना पड़ता है। लेकिन पैसा आपको हर स्टेट में लगेगा अगर आप अलग अलग स्टेट्स में काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हैं। एक बच्चा कितने कितने स्टेट्स की काउंसलिंग में पार्ट ले जैसे सर मैंने पहले कहा, मल्टीपल में पार्ट ले सकता है, क्योंकि काउंसलिंग की डेट्स जो होती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की वो सबकी सेम होती है, जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, उसका शेड्यूल प्रिंटेड रहता है कि सेंट्रल काउंसलिंग एक एग्जाम्पल के लिए 10 तारीख से चालू होगी
और स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग, हर स्टेट की काउंसलिंग 15 तारीख से चालू होगी। तो मतलब रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट्स का 15 से चालू होगा और सेंट्रल का 10 तारीख से चालू होगा। सर ऐसा भी होता है क्या कि स्टूडेंट को या बच्चों को कॉलेज जाना होता है? नहीं सर, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है बच्चों को कॉलेज जाने के लिए। आप, जैसा मैंने पहले ही कहा था, आपने काउंसलिंग का क्यों होती ज़रूरी है, क्या बेनिफिट है, यही बेनिफिट है कि आप अपने घर में बैठ के, अपने सेफ इंक्लोजर में बैठ के, अपने पेरेंट्स के साथ आप कॉलेज चुनिए, रजिस्ट्रेशन करिए और चॉइस फिलिंग करिए। सर काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसमें ख़ास तौर पे ओबीसी, एससी, एसटी वालों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स लोग 11th-12th पढ़ाते हैं बच्चों को या उनके पास नॉलेज नहीं होती है। तो अगर बच्चा सेंट्रल काउंसलिंग में पार्ट ले रहा है, ओबीसी वाला, एससी वाला या एसटी वाला, तो एक फॉर्मेट होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में ही एलिजिबल होता है और उसका प्रॉपर फॉर्मेट दिया गया होता है ब्रोशर में या उनकी साइट में भी दिया होता है। सेंट्रल जो काउंसलिंग एमसीसी साइट है, उसमें जा कर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप नीट का फॉर्म, एंट्रेंस फॉर्म भरते हैं, उस समय भी आपसे ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, एससी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है और एसटी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इन तीनों का सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रारूप अलग होता है और स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट अलग होता है। और ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, उसका क्राइटेरिया भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है। ऐसे ही आप एक स्टेट में एसटी कैटेगरी में शेड्यूल ट्राइब हो सकते हो, पर सेंट्रल में जरूरी नहीं है कि वो शेड्यूल ट्राइब में आ रहा हो। तो इसलिए दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं, खास तौर पे ओबीसी, एससी, एसटी वालों को सेंट्रल का काउंसलिंग में अगर पार्ट लेना है तो उनको उसके हिसाब से ही फॉर्मेट बनाना पड़ता है। इवन नीट की रजिस्ट्रेशन के समय, एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के समय भी उसको वही फॉर्मेट लगाना पड़ता है। सर क्या किसी डॉक्यूमेंट की गलत होने से काउंसलिंग या आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि जो कमिटी बैठी है वो कितनी लीनियंट है आपके साथ और आपके प्रॉब्लम को कितना जेन्युइनली कंसिडर कर रही है। अगर उसको डाउट हो जाता है कि ये थोड़ा सा डाइसी कैंडिडेट है, तो हो सकता है वो रिजेक्ट करे। नहीं तो आपको 1-2 दिन का टाइम दे कि लास्ट डेट ये है काउंसलिंग के, आप इस डेट से पहले आके डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई कराएंगे तो ठीक है, और नहीं लाएंगे तो हम आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। सर गैप ईयर स्टूडेंट के लिए कुछ अलग होता है या सामान्य जो काउंसलिंग है सब कुछ देखिए वैसे सर, चलता है? डॉक्यूमेंट्स तो यही लगते हैं, लेकिन उसमें एक उनको एफिडेविट बनता है जिसको कहते हैं गैप सर्टिफिकेट, वो इशू करना, मतलब उस समय एफिडेविट देना पड़ता है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम ही होते हैं, कोई उनके लिए अलग से कोई नियम नहीं होता है। इन सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर कोई हैंडीकैप है, तो अभी तक तो विक्टोरिया से, या जैसे अपने जबलपुर का कोई कैंडिडेट है तो उसको विक्टोरिया से हैंडीकैप सर्टिफिकेट इशू होता था। लास्ट ईयर क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया जब काउंसलिंग का कि जितने भी हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनको एम्स के सर्टिफाइड डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और उसके लिए उनने कुछ डेजिग्नेटेड सिटीज़ हैं जहाँ पे एम्स हैं, वो उनने अलोकेट कर रखे हैं उनके डॉक्टर्स। आप, उनका एक फॉर्मेट होता है, वहाँ पे आप जाइए, वो आपका दोबारा से आपको देखेंगे। अगर वो पाते हैं कि आपने जो सर्टिफिकेट स्टेट का बनाया हैंडीकैप का वो सही है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, तो ही आपको काउंसलिंग में जो अलॉट हुई है सीट वो हैंडीकैप कोटे की मिलेगी, नहीं तो आपका रिजेक्ट कर देंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आपने कहीं किसी गलत तरीके से कोई विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाया है तो आप फंस सकते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें। सर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो ये है कि कुछ लोग, कुछ एजेंसीज आपको ये अश्योर कराती हैं कि आप हमें इतना पैसा दे दें, हम आपके बच्चे का मेडिकल में एडमिशन करा देंगे। कितना सही है ये और कितना बड़ा फ्रॉड है ये? सर, इसके लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को अवेयर होना ज़रूरी है कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। क्या कोई मैनुअल काम होता है कभी काउंसलिंग में? कभी नहीं होता है। लास्ट राउंड तक जो काउंसलिंग होती है आज की डेट में वो ऑनलाइन होती है। जब तक आप कंसर्न्ड वेबसाइट, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग वेबसाइट है
या सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उससे आप जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे और चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, आपको कोई भी इनडायरेक्टली ये बोल के कि मैं मैनेजमेंट कोटे में सीट दिला दूंगा, तो मैं एनआरआई कोटे में सीट दिला दूंगा। एक चीज़ और इस बात में कहना चाहूँगा कि एनआरआई कोटे की अगर बात कर रहे हैं तो आजकल ईजी नहीं रह गया है एनआरआई कोटे का भी लेने के लिए। उसके लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं कैंडिडेट को, जिसमें एम्बेसी से सर्टिफिकेट, इवन अगर आप किसी दूसरे कंट्री का है तो उसके एम्बेसी से एक सर्टिफिकेट इशू होना पड़ता है। तो आजकल ये सब प्रक्रिया ख़त्म हो गई है और सब ऑनलाइन होती है। अगर आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं प्रॉपर तो वो कैंसिल हो सकता है। सर एक बात बताइए कि मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा ये क्या है? बड़ा बड़ा चर्चित होता है कि मैं अपने बेटे का मैनेजमेंट कोटे से करा लूँगा, मैं अपने बेटे का एनआरआई कोटे से करा लूँगा। तो क्या है सर, मैनेजमेंट कोटा अब बचा है क्या? एनआरआई ऑब्लिक मैनेजमेंट कोटा कह लीजिए। मैनेजमेंट कोटा है, पर वो उसमें फीस का जो बेसिक रहता है क्राइटेरिया, और जनरली ये मैनेजमेंट कोटा सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में या डीम्ड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ही है। गवर्नमेंट में ऐसा कोई कोटा नहीं होता मैनेजमेंट वाला। तो एनआरआई कोटा होता है, उसके लिए जैसा मैंने कहा कि कैंडिडेट को बहुत सारे आजकल फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्राइटेरिया डिसाइड हो गया है। इवन अभी महाराष्ट्र में पिछले साल जो काउंसलिंग करी गई एनआरआई की, उसके लिए तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल हो गया था कि आपको प्रूफ देना होगा कि ये बच्चा 2 साल या इतने साल आपके साथ फॉरेन में भी रहा है। तो मतलब अब एनआरआई कोटे की एक तो फीस 4 गुनी होती है और अब वो इतना आसान नहीं है कि आप एनआरआई कोटे से एडमिशन ले लें। तो योग्यता ही सबसे बड़ा प्रमाण है नीट में आपको एडमिशन लेने का। सर कुछ और ऐसी बातें जो मेरे प्रश्नों में ना हो पर स्टूडेंट के लिए आवश्यक है, पेरेंट्स के लिए आवश्यक अब इसी बात पे जिस पे आपने मुझसे पूछा कि क्या ऐसे एडमिशन दिलाने का वादा करते हैं, तो बेसिकली पेरेंट्स और बच्चे आजकल टोटल कोचिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट हैं। जितना उनको दिखाया जाता है, उतना ही देखना चाहते हैं। इसके लिए थोड़ा इनको ब्रॉडर व्यू करना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पेरेंट्स को थोड़ा-सा स्टडी अपने लेवल पे भी करनी पड़ती है। जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, तो मैं तो खैर गाइड करता ही हूँ, लेकिन इसके साथ मैं बच्चों को और पेरेंट्स को भी एक टास्क दे देता हूँ कि साहब, ये व्हाट्सएप पे मैंने आपको पिछले 3 साल की लिस्ट भेज दी। अब आपको मैंने तो बताया था कि इस क्राइटेरिया में आप जो कॉलेज चाह रहे हो ये मिलेगा तो नहीं। आप एम्स चाह रहे हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाह रहे हो या आप इंदौर का कॉलेज चाह रहे हो गवर्नमेंट, ये मिलेगा नहीं आपको। लेकिन आप इसको एक बार स्टडी करिए, थोड़ा बैठ के कट ऑफ स्टार्टिंग और एंडिंग देखिए, उसकी टेक्निक भी सब बताता हूँ उनको। क्योंकि देखिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं हर स्टेट के कॉलेजेस की लिस्ट को बैठ के सेल्फ खुद स्टडी कर पाऊँ। जो मेरे पास नॉलेज है वो तो मैं शेयर करता ही हूँ। फिर बच्चों को भी एक टास्क दे देता हूँ कि भाई ये स्टार्टिंग कट ऑफ है, ये एंडिंग कट ऑफ ऐसे ढूंढ सकते हो, जनरल कैसे ढूंढना, ये यूआर करके आप ऐसे सर्च करो, इसमें सर्च करेंगे तो फटाफट आपको स्टार्टिंग और एंडिंग मिल जाएगा। और उसके हिसाब से आप अपना चेक कर लो कि भाई मेरे को ये कॉलेज लेना, इसका स्टार्टिंग रैंकिंग कितनी थी और क्लोजिंग रैंकिंग कितनी चली गई। अब आपको लगता है कि ये मिलेगा तो आप उसको चुनिए, नहीं तो आप अपना लिस्ट का जो आपके पास सेकंड कॉलेज है वो देखिए। तो पेरेंट्स अगर खुद मेहनत करें तो ऐसे जो एजेंसीज हैं जो 2.5 लाख 3 लाख, कई कई लोग तो 5-5 लाख, कई लोग तो परसेंटेज के हिसाब से भी पैसा ले लेते हैं कि ये पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली वो भी यही करते हैं कि उनके पास कॉलेजेस के साथ टाई अप होता है, उससे वो, और आपको वो गारंटी प्राइवेट की देंगे। गवर्नमेंट में वो बोलेंगे कि हाँ मिल सकता है, गारंटी नहीं देंगे, लेकिन उसकी वो प्राइवेट की गारंटी देंगे क्योंकि प्राइवेट का कट ऑफ पता होता है उनको कि इतना लास्ट ईयर इस जनरल का या इस कैटेगरी का इतना गया था। उस हिसाब से वो आपको बोलते हैं कि हम गारंटीड दिलाएंगे। पार्ट उनको तब भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन करनी ही पड़ती है। तो मित्रों, यदि आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है या आपके बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है तो हमारे इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिए। ध्यान रखिए कि किसी भी फ्रॉड एजेंसी या किसी भी ऐसे एजेंट के आप चक्कर में ना आ जाएं जो आपसे लाखों रुपए वसूल ले और आपका पैसा भी जाए और बच्चे का करियर भी बर्बाद हो, साल भी बर्बाद हो। इसलिए हमेशा सतर्कता में ही सावधानी है। थोड़ा स्टडी कीजिए, जैसे टंडन साहब ने बताया कि आपको भी अपनी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। आपको भी मालूम होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं,
कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरी आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत आपको मैं फिर दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि आप ज़रूर, आपने जितनी मेहनत की है, आप देश के एक सफल डॉक्टर बने। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगे ज़रूर बताएं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर हमसे पूछें। हम टंडन साहब से उसका जवाब लेकर आप तक पहुंचाएंगे। हर शनिवार की शाम को 6 बजे हम एक विशेषज्ञ से मुलाकात कराते हैं आपकी। आप किस विशेषज्ञ या किस फील्ड के व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं। हमारा प्रयास होगा कि आपकी इस इच्छा को हम जल्दी से जल्दी पूरा करें। नमस्कार।